भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार, बलात्कार, तिरस्कार, जितने चार हैं, अत्याचार के खिलाफ जो ये मंच हमें मिला है, उस मंच के अंदर ही बड़े ही घुटन का माहौल है। और ख़ास करके युवा पत्रकारों को, जो बड़े पत्रकार हैं, वो एक तो इतना पहले मेंटल टॉर्चरिंग करते हैं कि तुमको ये नहीं आता, वो नहीं आता। बिहार के लोग बर्तनी की गलती बड़ी करते हैं, तुम्हें ये चीज़ नहीं सीखा, तुम बड़े संस्थान में जाने से क्या होता है। मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा महानता जो हमारे पुराने हम लोग के पहले की पीढ़ी के पत्रकारों में थी। और सबको मालूम है कि इसमें कोई पीटन पारिश्रमिक जो है पहले तो बिल्कुल भी नहीं मिलता था। तो आज़ाद भारत में जो कल्चर था कि नेता भी बिल्कुल फटेहाल होता था, तो उसके साथ पत्रकार भी फटेहाल होते थे। लेकिन जब आज़ादी के बाद जब राज्य सत्ता मिली तो नेताओं के दिन बहुरंगे हो गए। तरह तरह के जब पद आता है तो पैसा भी आता है, ग्लैमर, प्रतिष्ठा, क्लाउड, रसूख सब बनता है। लेकिन पत्रकारों के साथ दुर्भाग्य से वो चीज़ें बड़ी देर से बनी। मुझे लगता है 80 और 90 के दशक में जब नई आर्थिक नीति आती है तो प्राइवेट सेक्टर में जितने हमारे अखबार घराने थे, उस समय प्रिंट मीडिया का दौर था, तो उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमी से फ़ायदा मिला, एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू आया। फिर जो है पत्रकारों को भी कुछ रिस्क कर उसका राजस्व उन्होंने दे दिया। तो उसके बाद थोड़ी सी उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाहें थोड़ी बेहतर हो गई। लेकिन मुझे लगता था कि माहौल बड़ा ही घुटन वाला है। अब हो सकता है कि मेरी पृष्ठभूमि ऐसी थी कि मैं कोई झोला छाप नहीं था, मेरा एक एकेडमिक अच्छा था, बैकग्राउंड अच्छा था, जो IAS, PCS और वगैरह वगैरह जो सपने देखता था। तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बढ़िया हमें मंच मीडिया में मिलेगा कि हमारी एक अथॉरिटी जो होगी वो एक पॉजिटिव रूप में रिफ्लेक्ट होगी। हम वो एक सिपाही की तरह या एक पुलिस अधिकारी की तरह मीडिया में रौब नहीं दिखाएंगे। हम एक सकारात्मक रूप से दिखाएंगे, लेकिन हमें अंदर एक इतना आत्मसम्मान का भाव होगा कि हमें एक तरह से अपने जॉब का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, भले पैसा न मिले, पद न मिले और तमाम तरह की पैरवी करने का मौका मिले। प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग मोबाइल साइलेंट मोड पर रख लीजिए। तो वो चीज़ जब मुझे लगा कि बड़ा घुटन का माहौल है तो मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया और मैंने तुरंत एक आर्टिकल लिखा, प्रेस, पत्रकार और पत्रकारिता उद्योग। मैंने पत्रकारिता उद्योग के भी सारी चीज़ों को सामने रखा कि विज्ञापन से कितना पैसा आता है, अखबार की बिक्री से कितना आता है और फिर पत्रकारों को क्या दिया जाता है। लेकिन तब तक पत्रकारों में और मीडिया में जो एडिटोरियल कंटेंट था उसे लेकर के ईमानदारी का कल्चर था। जो खबर है वो खबर दी जाएगी, चाहे कोई भी अखबार। खबरों से समझौता आम तौर पे नहीं होता था। कुछ इक्का दुक्का एक्सेप्शन, एग्जाम्पल, कुछ इंडिविजुअल मैटर हो कि हमारे से इनकी दोस्ती है, ये आके कह गए कि ज़रा सा देख लीजिएगा, हम इस पर बड़ा बदनाम हो जाएंगे। तो थोड़ा पर्सनल लेवल पर जो चीज़ें होती हों, लेकिन आम तौर पे न्यूज का जो कल्चर था, जो व्यूज का कल्चर था, उसमें हर विचारधारा के लिए जगह थी, हर तरह की खबरें दी जाती थी, डिपेंडिंग अपॉन संसाधन एंड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मीडिया हो, उस पर डिपेंड करता था। तो मुझे लगा कि भारतीय युवा पत्रकार, क्योंकि मैं भी एक युवा पत्रकार हूँ, तमाम युवा पत्रकारों की आवाज़ को एक रूप देने के लिए वो चीज़ आए जिसमें कि मीडिया हाउस और मीडिया के जो एजुकेशनल हाउस है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बने, कोई बेजा शोषण न करे, उनकी सारी कल्याण और उनकी सारी सुविधाओं के लिए। लेकिन भारतीय युवा पत्रकार संगठन ने युवा पत्रकारों के ट्रेड यूनियन से ज़्यादा पूरे देश के मीडिया को दिशा और दशा देने का एक थिंक टैंक भी बना। एक से एक जो मीडिया के मुद्दे उस समय होते थे, दूरदर्शन की स्वायत्तता एक बड़ा मुद्दा था, सूचना का अधिकार एक बड़ा मुद्दा था, मीडिया में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, संपादकों की सत्ता का लोप होना एक बड़ा मुद्दा था, मैनेजमेंट का बढ़ता प्रभुत्व एक बड़ा मुद्दा था, प्रिंट वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो कसमकस चल रहा था उसका मुद्दा था, जो प्राइवेट चैनल आए उनकी अपलिंकिंग की जो फैसिलिटी दी जाती थी ब्रॉडकास्टिंग की, वह एक मुद्दा बना। और सरकारें भी अलग अलग तरीके से लेजिस्लेशन लाती थी, अपनी कंट्रोल करती थी। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे सामने जो मीडिया के जो गवर्निंग करने वाली जो संस्थाएं थी वो कौन थी ये जानिए। एक तो कोई भी अगर आप अखबार या मैगजीन निकालना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक RNI होता था, रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जो आज भी है। दूसरा DAVP, जो सरकार के विज्ञापन किस मीडिया को किस रूप में दिया जाए उसको लेकर के होता था। तीसरा था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, कोई भी पत्रकार अपने एथिक्स के तहत न्यूज़ कवरेज कर रहा है या नहीं, या ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर रहा है, या किसी को हरास तो नहीं कर रहा है, तो उसको लेकर के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होती है। और सरकार के, भारत सरकार की जो तमाम मंत्रालय हैं उनके
अंदर की जितनी सूचना है या डेवलपमेंट है उसको पत्रकारों तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक प्रेस सूचना ब्यूरो PIB वो एक था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये 4-5 संस्थाएं होती थी और IIMC भी कहीं ना कहीं, INB मिनिस्ट्री कहीं संस्था था जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। तो उसके बाद कालक्रम में टेक्नोलॉजी का आगमन होता है, नई आर्थिक नीति के बाद नए नए प्राइवेट कॉर्पोरेट प्लेयर आते हैं और उसी दौरान जो मैंने भारतीय युवा पत्रकार संगठन बनाया तो मीडिया के मुद्दे, पत्रकारों के मुद्दे और लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में मीडिया के वो तमाम सवाल, इन सब को लेकर के हमने अपना एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म बनाया और उसको लेकर के हमने कई स्मारिकाएं भी निकाली, कई सारे पंपलेट निकाले। आज मैं एक ये लेकर के आया हूँ। आप देखिए कि इसमें लिखा हुआ है भारतीय युवा पत्रकार संगठन संविधान, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, सबके जगह टिक लगा हुआ है, मीडिया के नीचे क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि संविधान ने मीडिया को वो तवज्जो नहीं दी है। अब ठीक है, इस पर तो घंटों बहस किया जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो ये डॉक्टर अम्बेडकर और आज़ादी के जितने सेनानी थे वो नेता के साथ साथ पत्रकार भी थे, चाहे वो गांधी जी हो, मौलाना आज़ाद हो या अम्बेडकर हो। तो उस समय इवन कि तिलक बहुत बड़े पत्रकार भी थे, उनके नाम से एक तिलक फॉन्ट भी हमने कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये जितने बड़े जो पत्रकारिता के जरिए, आपके लॉ के जरिए, बैरिस्टरशिप के जरिए, समाज सेवा के जरिए जो लोग राजनीति के मैदान में आए, मैंने आज़ादी की लड़ाई ही राजनीति थी उस समय, तो उसमें आए तो साथ साथ वो पत्रकारिता को पैरेलल रूप में लेकर के चल रहे थे। लेकिन जब स्वतंत्र भारत में जो संविधान लिखा गया तो कई सारी व्यवस्थाएं राजकाज के लिए की गई कि ये कैसे चलेगा, विधायिका कैसे चलेगी, पार्टियां कैसे चलेंगी, न्यायपालिका कैसे चलेंगी, राष्ट्रपति का अधिकार क्या होगा, प्रधानमंत्री का अधिकार क्या होगा, राज्यपाल का क्या, मुख्यमंत्री का क्या, वगैरह वगैरह सब सारी चीज़ें, और हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल थ्योरी क्या होगा, फंडामेंटल राइट क्या होगा। मीडिया को लेकर के जो बात है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र के एक संस्थागत रूप से हम फराहम कर रहे हैं, उसी के तहत हम मीडिया को भी वही व्यक्ति की स्वतंत्रता से आप जो है आर्टिकुलेट करिए कि आपको क्या आज़ादी मिल रही है। मुझे लगता है डॉक्टर अम्बेडकर का वो फैसला बेहद गलत था, बेहद अदूरदर्शितापूर्ण था। मुझे तो लगता है, पता नहीं, हम पत्रकार ही खुद अपनी आत्महीनता में इतने ज़्यादा मशगूल होते हैं, आत्मालोचना इतना ज़्यादा करते हैं और बड़े सत्तासीनों के सामने हम अपने आप को इस तरीके से लड़कर इस तरीके से पेश करते हैं जैसे कि हम किसी अकाल और आपदा में और बाढ़ में ग्रसित हों और निजाम जो है ऊपर से हेलीकॉप्टर से खाने का पैकेट गिराता हो और गरीब लोग एक पैकेट पर 10 गरीब टूटते हो। तो ठीक वही हाल हम पत्रकारों का है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई एक जगह पत्रकारों को आमंत्रित किया जाता है, भाई उनको भी ज़रूरत है, उनको पब्लिसिटी चाहिए या सूचना का डिसेमिनेशन चाहिए, तो वो बुलाते हैं और हम लोग एक चीज़ के लिए आपस में लड़ जाते हैं और वो तमाशा देखते हैं। वो सोचते हैं कि इनकी मानसिकता यहीं तक है, इसलिए इनको ऊपर ज़्यादा बढ़ने मत दो। मुझे लगता है कि जब हम लोग पत्रकारिता में आए तो उस समय टेलीविज़न का भी आगमन हुआ था, प्रणव राय का वर्ल्ड दिस वीक आया, अखबारों में, पत्रिकाओं में, क्या बोलते हैं, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, रविवार में हम देखते थे कैसे ऑथोरिटेटिव इंटरव्यू नेताओं का किया जाता था और लगता था कि पत्रकार ज़्यादा ज्ञानी है और वो नेता ज़्यादा अज्ञानी है। और मुझे लगता है कि जब IMC में एक PC जोशी एक बहुत बड़े एक फिगर थे, पर्सनालिटी थे, वही चेयरमैन थे। तो एक बार हम लोग का क्लास ले रहे थे तो 2 चीज़ उन्होंने कहा कि हर एक मीडिया पर्सन जो होता है ना, वो एक बॉन्ड क्वालिटी लेकर के आता है, वो जन्म से मीडिया पर्सन बन के आता है, नंबर 1। नंबर 2, जब मीडिया पर्सन जब किसी का साक्षात्कार करता है या उससे रूबरू होता है तो उसमें एक इनबिल्ट गुण होता है कि मैं ही सब जानता हूँ, ये मेरे सामने अज्ञानी है। अगर ये आप में भावना नहीं आएगी ना तो आप में वो आत्मविश्वास नहीं आएगा और आप उसको लपेट नहीं पाएंगे। ये अहंकार नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपका वो आत्मविश्वास है जो आपके पत्रकारिता के पेशे के साथ आपको न्याय दे रहा होता है। तो चलिए वो बात तो चलिए बीत गई। कालक्रम में हमने देखा जब मैंने ये संगठन बनाया तो हमारे तमाम मीडिया के लोग ही ठीक वैसे ही, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अपनी मजबूरी, अपनी क्या बोलते हैं, उदासीनता और अपना बेचारगी वो दिखाते थे। आप ऐसे कह रहे हैं, बड़ा हिम्मत कर रहे हैं, अभी नौकरी से निकाल दे तो क्या होगा मेरा, वो अभी हमको सस्पेंड कर दे तो क्या होगा,
अभी हम जो शोकॉज कर दे। राष्ट्रीय सहारा जैसे अखबार में मैंने काम करते हुए पूरे हिम्मत के साथ मैंने ये संगठन चलाया, सबको बात पता था। तो हमने ये भी पता कर लिया कि एनजीओ में आपको भाग लेना आपका राइट है। अब एनजीओ का गलत अर्थ मत निकालिए, एनजीओ संस्था का एक तरीका होता है। सरकार की भी संस्थाएं एनजीओ में रजिस्टर्ड होती हैं, मीडिया की संस्थाएं एनजीओ में रजिस्टर्ड होती हैं और प्राइवेट संस्था भी एनजीओ में रजिस्टर्ड होती है। एक मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कंपनी बनाए या सरकार का अध्यादेश के तहत, संसद के तहत आप कोई उसको स्वायत्त इकाई बनाए या एनजीओ में रजिस्टर्ड करें। तो एनजीओ के तहत हमें ये लगा कि वो अधिकार हमें मिला हुआ है, तो हम इस बात को चलाएंगे। हम आप अपने राष्ट्रीय सहारा हाउस के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला रहे, हम मीडिया के मुद्दों को उछाल रहे हैं, हम पत्रकारों को एट लार्ज इशू उठा रहे हैं। हम जो है पत्रकारिता के वो जितने चीज़ें हैं जो डिस्कोर्स में वो चीज़ें शामिल हैं उसको हम उठा रहे हैं। तो उसको लेकर के करीब करीब मुझे लगता है कि 5, 7, 12 साल मेरी एक्टिविज्म चली युवा पत्रकार संगठन की। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि मेढक तौलने की तरह है, कुछ अनियमितताएँ तो हर जगह होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा, मैं इस बात को मैं मानूंगा कि मेरा हौसला थोड़ा पस्त हुआ। बाद में एनडीटीवी के कई पत्रकार जो मेरे जूनियर थे आईएमसी के, कहे कि मनोज जी आपने वो बड़ा अच्छा काम किया था, उसको और कंटिन्यू करना चाहिए था। दुर्भाग्य से वो कंटिन्यू युवा पत्रकार संगठन के रूप में नहीं हुआ, लेकिन आज इस पायदान पर कहीं न कहीं मीडिया का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे लार्जेस्ट मुद्दा है संवैधानिक दर्जे का, उस मुद्दे को लेकर के मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक मेरा जीवन होगा मैं देश के कोने कोने में जा कर के हर मीडिया पर्सन को, चाहे वो मेरी कितनी भी टांग खींचे, कितना भी डिस्ट्रैक्ट करे और चाहे वो कितना भी मीडिया को लेकर के निगेटिव बातें करे और पलायनवादी तरीका अपनाए, हम उससे जो है उससे हम भटकेंगे नहीं। हम इस मुद्दे को मैं अच्छे से जानता हूँ कि मीडिया के ये बड़े ही यूनिवर्सल मुद्दे हैं, बड़े ही कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने वाले मुद्दे हैं, दुनिया के लोकतंत्र में भारत के लोकतंत्र को एक विशेष पहचान देने वाले मुद्दे हैं। और मुझे लगता है कि चौथा खंभा लोकतंत्र का मीडिया एक ऐसा खंभा है जहां त्वरित न्याय मिलता है। आप न्यायपालिका में जाए तो आपको मुद्दे और मुद्दई के आधार पर मामले को 2 पक्ष के बीच रख दिया जाता है और हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त न्यायपालिका आपसे लाखों रुपए की फीस वसूलती है और आप उन पर तंज भी नहीं कर सकते, उनका आप मजाक और खिल्ली भी नहीं उड़ा सकते और तब जाके बरसों बाद न्याय मिलता है। लेकिन आप पत्रकार हैं, ये लेखक हैं, ये कहीं ना कहीं एक प्रकाशक हैं। एक कोई बड़ा ही पीड़ित व्यक्ति आएगा और आपकी लेखनी, चूँकि आप लेखक हैं, कल भी एक पत्रकार यही बात कर रहे थे, तो आप में भावुकता जरूर होगी, आप में संवेदनशीलता जरूर होगी। आप वो बड़ा बढ़िया अरविंद जी पिछले कार्यक्रम में कहे थे कि एक पत्रकार 2 कप चाय और 2 बिस्किट के वजह से अपनी संवेदनशीलता को पूरे तौर पे उकेर कर लोगों की बातों को लिख देता है। तो कहीं ना कहीं एक गरीब अपनी व्यथा लेकर के आता है, एक विधवा लेकर के आती है, एक अत्याचार या अन्याय ग्रसित व्यक्ति आता है और आप उसके लिए लिख देते हैं। आप नहीं कहते वकील के पास जाओ चाहे यहाँ पर। अब ये बात अलग है कि लोग आपका मार्केट के हिसाब से देखेंगे कि आपके मीडिया हाउस का सर्कुलेशन कितना है। अब चूँकि सेलेक्टेड उसमें मीडिया होते थे तो सेलेक्टेड उसमें मीडिया पर्सन को ही नौकरी मिलती थी, तो थोड़ा सा मीडिया हाउस में भी वो क्लाउड तैयार हो गया जो ब्यूरोक्रेसी में क्लाउड होता था, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में होता था क्लाउड, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में होता था। तो फिर वहाँ पर उसको बोलते हैं विवेक, एक तरह से विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर जिसको कहा जाता है। तो हमको मन हुआ तो उनका न्यूज लेंगे क्योंकि हमारे आदमी हैं, मन नहीं होगा उनसे मैं खैर खाया हूँ तो उनका न्यूज में नहीं लूँगा। दोस्तों, मैंने बड़ी लंबे समय तक फ्रीलांस किया, कई सारे लेख हम लिखते थे। मुझे वो पीड़ा महसूस होती थी कि कई बार जनसत्ता का एडिटर जो है अखबार में वो मेरा आर्टिकल नहीं छापता था, नवभारत का नहीं छापता था, बहुत पीड़ा होती थी। क्योंकि सब कुछ त्याग करके यही एक मन के इस भावना को शांत करने के लिए मीडिया में आया कि आदमी अपनी बातों और विचारों को लिखेंगे और कोई चीज़ आएगा तो एक बहुत बड़ी तसल्ली मिलेगी, जिसकी कीमत उसके आर्टिकल के 400 या 500 पेमेंट से नहीं, केवल नाम देख करके ही वो लगेगा कि 5 लाख हमें मिल गया। ये भावना कहीं ना कहीं हर पत्रकार में होती है, लेकिन यह भी सही है कि हर पत्रकार की आजीविका होती है वैसे ही जैसे दुनिया के हर व्यक्ति की होती है। हम गांधी जी को बहुत बड़े महापुरुष मानते हैं,
गांधी जी ने भी आजीविका करी थी, उनका आजीविका जो था वो लॉ काउंसलिंग था, और साउथ अफ्रीका में वो करोड़ों रुपया कमाए। 75 एकड़ का उन्होंने फिनिक्स में फार्म खरीदा था, क्योंकि लॉ में पैसे काफ़ी कमाते हैं लोग। और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जितने बड़े हमारे लॉयर और बैरिस्टर जो थे, वो करोड़ों की कमाई छोड़ करके आए थे। जिन्ना तो इतना पैसा कमाता था कि वो लंदन में वो कितना बड़ा हवेली खरीदे हुआ था, और बम्बई हाउस भी उसका अरबों रुपए का था। तो लॉ से लोग काफ़ी पैसे कमाते थे, तो गांधी जी ने भी कमाया, लेकिन फिर गांधी जी में एक आध्यात्मिक कहीं ना कहीं संस्कार आ गया, और पूरा उनका रूप रंग कार्य और सब कुछ बदल गया, और पूरी भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को उन्होंने दिशा दे दी। हम पत्रकार जो हैं, यह ठीक है कि मैं बहुत कुछ सुनता हूँ, अरे और लोगों से क्या सुनूं, पत्रकारों के ही मुँह से पत्रकारों का मैं वर्णन सुन लेता हूँ। ये दलाल है, अभी उसका ग्रेटर नोएडा में उसका कार्यक्रम हुआ था, मुझे 2 दिन जाने का वहाँ मौका मिला। तो कुल मिलाकर के जो मीडिया की जो दशा दिशा, उसका ट्रेंड और ट्रेडिशन और उसका तेवर बड़ा ही प्रायोगिक तरीके से अब बनाया गया है, ढाला गया है। यह ठीक है कि तकनीकी की परीक्षा, टेक्नोलॉजी की परीक्षा मीडिया मैन सबसे ज़्यादा देता है। हमारे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को आज भी तकनीकी का चैलेंज नहीं सहना पड़ता। आज भी उनका लाल कपड़ा और कलेक्टर का जो वो जो दरबान है, वो अभी भी उनका ऊंचा मुरेठा लगाए मिलेगा, जो 100 साल पहले लगता था। तो इन सालों की कोई टेक्नोलॉजी नहीं बदलती। हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा ये वर्ड गलत मिला हो, लेकिन मैं ये गुस्से का इजहार कर रहा हूँ। आज विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में वही फालतू टाइप का पर्ची, पुराने तौर तरीके, सारी मान्यताएं, आज नहीं कल आओ, फाइल वहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कल्चर नहीं है, उनका सब ढर्रा पुराना है। लेकिन मीडिया को उनकी तकनीक की चुनौती के भरोसे छोड़ दिया गया। पहले कभी छापे खाने का आविष्कार हुआ, छापे खाने के बाद टेक्नोलॉजी उसकी दिनों दिन बदलती गई, डायरेक्ट प्लेट बनने लगा, डायरेक्ट वो होने लगा। फिर मैगजीन्स आए, मैगजीन के बाद टेलीविज़न की टेक्नोलॉजी आ गई, फिर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आ गया, सब अपलिंक करके नए नए चैनल आ गए, फिर वेबसाइट आ गया, साइबर मीडिया, वेब मीडिया आ गया, और आज सोशल मीडिया की ज़बरदस्त क्रांति वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन और इंटरनेट क्रांति के जरिए फलीभूत हुई है। सोशल मीडिया ने एक नया फलसफा गढ़ा है। इसके फ़ायदे भी हुए हैं और इसके बहुत बड़े नुकसान भी हुए हैं। फ़ायदे ये हुए हैं कि पहले चंद मीडिया में लोग जो है ना उसका दुरुपयोग करते थे, चाहे मीडिया मैन हो या मीडिया के मालिक हो, सारे लोगों की खबरों और लेखों को जगह नहीं देते थे। वहाँ भी भाई भतीजावाद होने लगा था, जैसे कि प्रशासन में भाई भतीजावाद होता है। ये मैं इसका भुक्तभोगी हूँ और ये सच्चाई है। लेकिन सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को एक सिटीजन जर्नलिस्ट बना दिया, सबके पास एक मंच मिल गया, आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो। तकनीक ने आपको ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी दी और ये लोकतंत्र की दृष्टि में अच्छी बात हुई। लेकिन क्योंकि मीडिया जो औपचारिक मीडिया है, कहीं ना कहीं संविधानवाद, लोकतंत्रवाद और 24 घंटे जिनका इन्होंने अपना मिशन है या प्रोफेशन है, जिन्होंने इसको चुन लिया और उसके आधार पर मीडिया में अपना योगदान दे रहे हैं, तो वो एक तरीके से, एक नॉर्म से, एक तमाम चीज़ों से कि इंटरव्यू लेना है तो जिसकी खबर है उसका भी पक्ष लेना है, जिसके खिलाफ खबर है उसका भी पक्ष लेना है। जैसे कोई खबर आई तो उसको क्रॉस चेक करना है। जैसे कि कोई खबर आई लेफ्ट ओरिएंटेड तो हमको राइट ओरिएंटेड भी बगल में ही वही खबर लगानी है। अगर कोई लेख आता है कि मोदी की जय, तो एक लेख हमें मोदी की पराजय का भी देना है। ये कुछ नॉर्म्स थे और उस नॉर्म्स को पालन हमारे मीडिया पर्सन किया करते थे। लेकिन जब चीज़ें जब एक पक्षीय हो जाए, जब आप माउथ पीस बन जाए, जब आप ये हो जाए, अब हम ये नहीं कहेंगे बन जाए, कोई आपकी गलती नहीं है, आपकी मजबूरी है। आपको अरे क्यों चाटुकारिता कर रहा है, उसके तह में जाने का प्रयास करिए। तो कहीं ना कहीं आजीविका कमाना हमारा फंडामेंटल राइट है और पत्रकारिता करना भी हमारा फंडामेंटल राइट है। सोशल मीडिया के जरिए सरकारों को बड़ा फ़ायदा मिल गया, लोगों ने ग्रुप और गुट बना लिए, लोग सारे पत्रकार खेमे में बट गए। सारे पत्रकार अभी वो एक पत्रकार हैं लखनऊ के इंडिया, राहुल श्रीवास्तव, इंडिया टुडे, एक lalantop.com के जर्नलिस्ट से उनकी बात चल रही थी, तो उन्होंने उसके मुंह से एक लाइन निकल गया कि यार बड़े कम जर्नलिस्ट हैं जो मिडिल लाइन लिखते हैं, न इधर की न इधर की, जो उनको अच्छा लगे कुछ। तो मेरा ये कहना है कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ज़मीन है और आप चाहते हैं कि जो चीज़ लिखें उसका प्रोटेक्टर मिले।
आप पर हमले नहीं हो, आपकी नौकरी नहीं जाए, आपकी सामाजिक सुरक्षा बनी रहे, आपका जो है ना, आपका रिस्क जो है वो एक तरह से कवर किया जाए, तो उसके लिए इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? उसके लिए प्रोटेक्ट करेगा ये संविधान। क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान से ही लोकतंत्र आया है और लोकतंत्र से ही ये प्रेस का फ्रीडम भी आया है। और जब प्रेस का फ्रीडम आया है तो उसका रखवाला कौन होगा? कॉर्पोरेट हाउस नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी, रियल पावर तो नहीं है, लेकिन सरकार उसको भी फंड देती है और सरकार जिसकी मालिक है उसको भी फंड देगी ही देगी। जज, आप पहले आप लोग इस बात पर गौर करिए, जो न्यायपालिका है उसमें जज जो है ना, वही ना उसके रिप्रेजेंटेटिव है। जज जो है वो सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से जजों को सैलरी मिलती है। उनका ये पूरा ये चंबल बेतिया में जो बना है सेशन जज का, वो सारे जो बिल्डिंग है वो सरकार के लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा बनवाए जाते हैं। जितना भी उसमें जो फीस होता है, पुलिस के साथ जो उनका लिंकेजेज है, वो सब सरकार कंट्रोल होता है। पुलिस तो आप जानते हैं कि सरकार के पेरोल पे होती है। और जो लॉयर है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जरूर मिला है, लेकिन उसको सरकार ने अधिकार दिया है कि आप अपनी जो लीगल सर्विस देंगे क्लाइंट को, उसका आप शुल्क वसूल करेंगे। बल्कि उसका कोई रेगुलेटर भी नहीं है, वो आपके मर्जी पर छोड़ दिया गया है। आपका बाजार चल पड़ा है तो 500 फीस लेंगे, नहीं चल पड़ा है तो, आज चल पड़ा है तो दिल्ली में तो सुनते हैं कि 25-25 लाख जो एक लॉयर फीस लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमको जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलेगा तो हम जो है कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट होंगे, सरकार नहीं, देश के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और हम सरकार के बैंड बजाएंगे, बैंड नेगेटिव वर्ड है, मैं कहता हूँ हम चेक एंड बैलेंस करेंगे। जैसे कि एक्सिक्यूटिव को चेक एंड बैलेंस करती है विधायिका, सवाल पूछ करके। अब ये बात अलग है कि टेबल के नीचे विधायिका को भी कंट्रोल मोदी ही करता है। वो कहता है सारे सांसदों जान लो, अगला टिकट मिलेगा, इस बिल पर तुमको वोट देना है, जी मालिक हाँ देना है। लेकिन संविधान ये नहीं कहता। संविधान कहता है कि विधायिका सर्वोच्च है, आपको पूरे सवाल पूछने का अधिकार है, आपको मोशन लाने का अधिकार है, आपको मंत्री को ग्रिल करने का अधिकार है, लेकिन वो सब मैनेज हो जाता है। और सबसे बड़ी उस पर गाज तब गिरती है कि जब संसद या विधानसभा या लोकल लेवल पे जिला परिषद की बैठक ही नहीं चलती। जब तक बैठक नहीं चलेगी तब तक आप सवाल कैसे पूछेंगे? विधायिका कैसे सर्वोच्च बनेगी? कैसे जनप्रतिनिधि को लगेगा कि हम कानून बनाते हैं तो हम इस संसदीय लोकतंत्र के सर्वोच्च अंग हैं? और न्यायपालिका को जो अधिकार मिला है तो न्यायपालिका तो आजकल सुपर रोल में आ रही है। तो मीडिया को जब अधिकार मिलेगा तो जरूरी नहीं कि आपको सरकार से पैसा मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि हम भी देश के लिए काम कर रहे हैं, वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं, वो भी संविधान के लिए काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, ये भी लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, वो भी लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें भी जीने का पूरा अधिकार है, हमें भी अपना हक पाने का अधिकार है। हम ये ना अपने में आत्महिंसा पाले कि सरकार से हमारा वही फायदा मिल गया। अरे फायदा मिल गया तो मेरा हक है। मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम बुद्धिजीवी पार्टियों के चक्कर लगाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, कोई राहुल गांधी की झूठी तारीफें करता है, नरेंद्र मोदी का जसोगान करता है, मायावती और तमाम लोगों की पीछे जो है उनकी जो है चक्कर काटता है। क्यों? कि पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल्ड सिस्टम में हमें राज्यसभा का जो प्रसाद मिलेगा वो उन्हीं के जरिए मिलेगा। सिस्टम ऐसा है तो हम जमीन बेच के कर देते हैं। मेरा मानना है कि राज्यसभा में मेरे लिए भी जगह रखी जानी चाहिए, क्योंकि मैंने भी इस देश के लिए किया है, अपने तरीके से किया है। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नेता कभी 7 जन्म में नहीं कर सकते, लेकिन तुम जो बकबक करते हो उससे ज़्यादा बढ़िया मैं भी बकबक कर सकता हूँ। और आजकल तो मेरा यही रोल चल रहा है। मैंने तो 15 साल किताब लिखने में समय लगाया, ये जानते हैं 20 साल जो है पत्रिका निकाली, 10-13 साल अखबारों में काम किया। अब तो मैं जन जागरण में ही लगा हूँ, चाहे वो मीडिया को चौथे खंभे का दर्जा देना हो, कृषि को लाभकारी बनाना हो, व्यवस्था परिवर्तन के तमाम सवालात पर काम करना हो, देश को सचमुच में अखंड भारत बनाना हो। अब उस तरीके का अखंड भारत नहीं कि हम जो है एक धर्म की सारी कट्टरता को ले करके बोरो करके वही कट्टरता के साथ जो है हम भी चलें, तो फिर हम अलग कैसे रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, फंडामेंटल इश्यूज हैं। उसमें एक इशू हमारा ये चौथे खंभे का है। तो हमारा आप लोगों से एक तरह से गुजारिश है कि आप अपने ज़मीन को पहचानिए, आप अपने उस जगह के बाएं दाएं और ऊपर नीचे देखिए,
आप इसको अगर पालन करेंगे तो ये नहीं कि आप किसी इस गुट के या उस गुट के जो पत्रकारों का जो संगठन चलता है, और आज की तारीख में देश का कोई पत्रकार संगठन इतना मजबूत नहीं है जो कि संसद में पत्रकारों को जो पास मिलता है वो भी छीन लिया जाता है, और उसको लेकर के जो है ना वो चलता है, लोग जो है धरना प्रदर्शन और रैली निकालते हैं और कुछ नहीं सुना जाता। जो छोटी मोटी सुविधा मिली थी वो भी कुछ लोगों को जो मिलती है, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को वह भी छीन ली गई है। रेलवे का 50% पास जो है इतनी छोटी चीज़ है, उसको भी सरकार ने ले लिया है। तो कुल मिलाकर के अब कुछ लोग, कई लोग कहते हैं फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में या कूप मंडुकता में कि हई पत्रकार लालू यादव लगे गई ला हई अपन घर फाइनल करवा। अरे यार करा लिया तो करा लिया, हटाओ ना इस मोर्चे पर, इस मंच पर ये बातें मत करो। क्या करप्शन, भ्रष्ट लोग, चरित्रहीन लोग किस फील्ड में नहीं है? डॉक्टरों से बड़ा चरित्रहीन कौन है जिसको सेकंड गॉड कहा जाता था? इंजीनियरों के बारे में आप सब जानते हैं, नेताओं को तो खैर सब गाली देते हैं। चरित्रहीनता, अनैतिकता और हर तरीके से मूल्यों का क्षरण ये हमारे कलयुगी दौर में हर जगह चलायमान और दिखायमान हो गया है, हर जगह दिखाई पड़ता है। तो हम भी उसके शिकार हुए हैं, हम भी इसी परिवेश में, इसी वातावरण में जी रहे हैं। और कुछ लोग बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं। आप उसकी चर्चा भी मत कीजिए प्लीज़। वो उसका जैसा चरित्र है समाज उसको वैसा ही लांछना भी लगाएगा। अगर वो बहुत बड़ा काबिल है तो समाज उसको काबिल कहेगा, नाकाबिल है तो नाकाबिल कहेगा। हमारा सवाल यह है कि जिस फील्ड में हम हैं, मीडिया का जो हमने वर्णन किया है, अपने अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने अपने सुविधा और रुचि के अनुसार उस मीडिया को जो वाजिब और मिनिमम जो लोकतंत्र में वो स्थान मिलना चाहिए कि संवैधानिक दर्जा के द्वारा वह पूरा जो मीडिया का रूप और रंग कैसे बदलेगा, पूरी उसकी चाल ढाल, दशा और दिशा कैसे बदलेगी, इस पर मैंने काम किया हुआ है। लोग हमसे, कई लोग सवाल पूछते हैं कैसा होगा, मगर ऐसे ही होगा। लेकिन यह होगा कि मीडिया भी फेक न्यूज़ नहीं लगाएगा, मीडिया भी अकाउंटेबल होगा। मीडिया को भी लगेगा कि ये चीज़ें समाज में तनाव फैलेंगी, वो खबर को हम बैन करेंगे। अब अश्लीलता के बहाने, अश्लीलता के खिलाफ जितने लेख लिखे जाते हैं, मैं ये आज राजनेता क्या करता है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ भड़काने वाला हेट स्पीच देता है और रातों रात किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का वो डार्लिंग बन जाता है। तो वर्ग मित्र और वर्ग शत्रु की जो ये लड़ाई है, उसमें पॉलिटिक्स में भी क्षरण है, मीडिया में भी क्षरण है, हर चीज़ों में क्षरण है, कोई चीज़ बचा नहीं है। न्यायपालिका के खिलाफ मैंने तो भ्रष्टाचार पे दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिखी है। अब मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ उसका वर्णन करना, कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जो कि उस मुद्दे को उस पर मैंने छोड़ा है, सब इंटर रिलेटेड है, सब इंटर रिलेटेड। मैंने अपने क्षेत्र के भी भ्रष्टाचार को लिखा, सबको लिखा है, लेकिन मैंने किसी पर तोहमत नहीं लगाया। मैंने उनकी मजबूरियों में जाने का प्रयास किया है मैंने। लेकिन उन सब में मैं अगर एक आदमी को सबसे बड़ा वर्ग शत्रु मानता हूँ, जैसे बीजेपी के लिए सबसे खराब उनके लिए मुसलमान है, पिछड़े वाले पार्टी के लिए सबसे खराब उनकी अपर कास्ट पार्टी है, दलितों के लिए सबसे खिलाफ जो है, उनके लिए बहुजनों के खिलाफ जो है सवर्ण है, कई कट्टरताई मुस्लिम जो है उनके लिए वर्ग शत्रु जो है आरएसएस है। ऐसे ऐसे लोगों ने अपने दोस्त और दुश्मन बनाए हुए हैं। हमारे लिए जो वर्ग शत्रु है, मैं एकदम डंके के साथ कहता हूँ, नौकरशाही। देश की सारी बदहाली के लिए नौकरशाही, और वो नाम लिखा हुआ है नौकर, लेकिन वो नौकर नहीं, वो सचमुच शाही। जन सेवक, वो जनता के मालिक के भी मालिक है, और जन सेवक कहा जाता है, लेकिन पॉलिटिशियन जो सड़कों पर होता है तो पुलिस को और नौकरशाहों को गाली देता है, जब वो सत्ता में जाता है वो पॉलिटिशियन, तो सबसे उसका दुलारू पूत वही नौकरशाह और पुलिस होती है। आपने जिसको वोट दिया है वो जानता है कि आपने और आपके 10 लोगों ने उसे वोट दिया है, आपका स्थान दूसरे नंबर पर आएगा। पहले उसका पुलिस, पीए और नौकरशाह है। गरिमा सिकारिया जो बड़ी आजकल लोकप्रिय हुई है, परसों वो मिली हमसे, करीब आधे घंटे तक बात हुई। मैंने यही सवाल किया कि तुम तो बड़ी लोकप्रिय हो गई हो और बड़ा विजन देख रही हो कि ये करेंगे वो करेंगे, नौकरशाही के बारे में क्या विजन है आपका? तो नहीं, वो ठीक है, अगर आपकी नज़र में तो ठीक होंगे ही, क्योंकि आप बड़ी पोस्ट पा चुकी हो। आपके यहाँ तो मधुमक्खी की तरह एकदम चिप है, कल आना, तुम्हारे कागज में ये कागज छूटा हुआ है, परसों जाना, ये क्या गड़बड़ करके आए हो, चलो उधर बैठो। ये आम नज़ारा है नौकरशाही का, जो आपकी नौकर है। लेकिन चलन ऐसा है कि आप जहमत नहीं उठाते उसे बियॉन्ड सोचने की। तो कुल मिलाकर के अगर नौकरशाही सचमुच जनता की सेवक यदि बन गई, नौकरशाही अगर सचमुच
जनता के प्रति संवेदनशील हो गई तो सारी चीज़ों का भला होगा। लेकिन ये आज मीडिया का समागम है, हमारा ये अभियान चल रहा है कि सारे मीडिया कर्मी जो है वो हस्ताक्षर करें ये मीडिया को। और मैंने ये जो लेटर तैयार किया है, ये लेटर जो है राष्ट्रपति, क्योंकि वह देश का पद है, वह सरकार का पद नहीं है, और प्रधानमंत्री भी बनने के बाद कहीं ना कहीं वो देश का प्रधानमंत्री कहा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है या कांग्रेस का नहीं है। तो माननीय उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और अध्यक्ष लोकसभा को ये कवरिंग लेटर दिया गया है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को संवैधानिक दर्जा देने के लिए देश के समस्त मीडिया कर्मियों का ज्ञापन। और ये मैंने हस्ताक्षर अभियान एक मैंने और चलाया था, लेकिन वो नोटबुक कहीं ये हो गया, तो आप सब लोग इस पर साइन करें। और मैं ये बस एक लाइन अपील करूँगा कि आपके अगर मन में थोड़ा भी कन्फ्यूजन और थोड़ा भी मन में लगे हमारा समय बेकार हो जाए ये सब काम कर, क्योंकि हम जानते हैं नेचर, जो पत्रकारों का डीएनए मुझसे कोई बेहतर नहीं जाना जानते हैं। तो आप यह सोचिए कि इसके जरिए हमारा अगर इज्जत मिल गया तो क्या हम पागल हैं जो हम अपने गाल पर एक चाटा अपने मार रहे हैं? तो कम से कम ये चीज़ का ध्यान रखिए और इस मुहिम को, इस अभियान को, इस मिशन को, देश को, लोकतंत्र को और पूरी दुनिया को ये समर्पित होगा कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र में मीडिया को अभी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। लेकिन अमेरिका की मीडिया को संवैधानिक दर्जा न मिला हो, लेकिन उसका फिर भी रुतबा न्यायपालिका, कार्यपालिका के बराबर है कि राष्ट्रपति भी एक मीडिया के दफ्तर में जाता है और मीडिया का जो एम्प्लॉई है उसको हूट करता है। या नरेंद्र मोदी के बाद तो सपनों में लोग नरेंद्र मोदी के चमचे यहाँ भी जा करके आप 10 बार सर करेंगे तब भी आपको सुनने को तैयार नहीं होगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को मीडिया हाउस में जा करके और उनको ये पूछना पड़ता है कि मैंने क्या गलती की है कि आपने ये कवरेज किया है, और मीडिया उनको नकारात्मक जवाब देता है। तो कम से कम ये तो दर्जा है। तो थ्योरेटिकली हर मीडिया मैन कहता है कि हाँ ये जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली दूसरे गिरोह में चला जाता है, कहीं बगल से गुजर जाएगा। आप ये दुखी मत होइए कि पेटिया में ऐसा माहौल है, तो दिल्ली में भी इससे बदतर माहौल है। मैंने देखा है प्रेस क्लब में एक ऐसा प्रोग्राम हुआ, अब वो अपने शान में कसीदे काटने के लिए कोई उस नेता को बुला के लाया, कोई उस पूर्व इसको बुला के लाया, और 2-4 सीनियर जर्नलिस्ट को रखेंगे जिसके जरिए जो है उनका अपना पत्रकारीय लेवल का कोई काम हो, और कुल मिलाकर के मुद्दों की ऐसी की तैसी कर देने वाले लोग हैं। तो लेकिन मुझे लगता है जब नीचे से जब लोकतंत्र मजबूत होता है, आंदोलन जब नीचे से ऊपर उठता है, तो ये मीडिया का आंदोलन भी नीचे से ऊपर उठेगा। मैं पूरा जो है इस मामले में एक तरह से आशावादी हूँ, और मुझे लगता है कि थोड़े सही अगले 4-5 साल में यह एक देश का एक बड़ा ही डिस्कशन और डिस्कोर्स का मुद्दा बनेगा, और खुद मीडिया में मीडिया के इस सवाल पर व्याख्या होती आपको नजर आएगी। इसी नोट के साथ मैं आप सब लोग का अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी।